इंडियस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्कोप में क्या रहता है। फर्स्ट, इंडियस वन कब अप्लाई टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्लाई होता है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्वार्टरली बेसिस पे बनता है, उसे हम उसको उस पर इंडियस वन अप्लाई नहीं होता है। इन केस ऑफ एन पी ओ दैट इज सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से इसके ऊपर भी इंडियस वन अप्लाई होता है, बट नीड टू अमेंड सब डिस्क्रिप्शन कुछ डिस्क्रिप्शन को अमेंड करना पड़ेगा एन पी ओ कंपनी को। उसके बाद अगर इंडियस वन और कंपनीज एक्ट में कुछ कॉम्प्लीट हो रहा है तो कंपनीज एक्ट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर शेड्यूल 3 एंड इंडियस वन में कुछ कॉम्प्लीट हो रहा होगा तो इंडियस वन को हम प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट प्रेफरेंस हम कंपनीज एक्ट को देंगे, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हम इंडियस को देंगे, उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस हम शेड्यूल 3 को देंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। सो इसलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस कंपनीज एक्ट को देंगे, उसके बाद इंडियस को, उसके बाद शेड्यूल 3 को। देन नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नेट, नोट्स, कंपेरेटिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले बैलेंस शीट क्या है? शेड्यूल 3 के हिसाब से बननी चाहिए। करंट एसिड, इन चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसे हम करंट एसिड बोलते हैं। फर्स्ट है ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आनी चाहिए। सेकेंड है इट इज़ एक्सपेक्ट टू बी रियलाइज इन 12 मंथ। थर्ड है होल फॉर ट्रेडिंग पर्पज। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अनलेस इट इज़ एक्सपेक्ट टू बी unless it is expected to be being exchanged or used for settlement of for at least 12 months from reporting period। एटलीस्ट 12 मंथ होंगी तो उसे हम नॉन करंट एसिड में भेज देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदरवाइज ये करंट एसिड रहेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल में क्या रहता है? टाइम ये it is a time gap between the from date of acquisition to the it is expect to be realized in cash and cash equivalents। इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल ये एट इसका पीरियड कुछ फिक्स नहीं रहता, बट एटलीस्ट ये इट मे बी जनरली इट मे बी एज्यूम 12 मंथ, या ये इससे 12 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या आता है? नॉर्मल रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, ये सब ऑपरेटिंग साइकिल में आता है। उसके बाद नॉन करंट एसिड जो ऐसे एसिड जो करंट एसिड नहीं है उसे हम नॉन करंट एसिड बोलते हैं। करंट लायबिलिटी में इन चार में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फर्स्ट है इट इज़ एक्सपेक्ट टू बी सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, और सेकंड है इट इज़ ड्यू टू बी सेटल इन 12 मंथ, और थर्ड है होल्ड फॉर trading in ordinary course of business, and fourth it does not have unconditional right to defer the settlement for होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यह अनकंडीशनल राइट क्या है? फॉर एग्जांपल, बैंक ने मिस्टर आर को लोन दिया वन ईयर के लिए, तो इसे हम करंट लायबिलिटी मानेंगे, क्योंकि 1 ईयर के लिए। बट अगर बैंक ने राम को एक अनकंडीशनल राइट दी कि वो डिफर कर सकता है लोन फॉर 9 मंथ, तो उसे हम करंट लायबिलिटी मानेंगे। अगर मोर देन 12 मंथ है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 ईयर्स के लिए डिफर किया है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। इसे हम अनकंडीशनल राइट बोलते हैं। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी जो करंट लायबिलिटी नहीं है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, ये कार आउट इफेक्ट है इंडियस वन का। ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, अगर बट ये ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ये बिफोर बैलेंस शीट डेट वाला है। ठीक है, अगर एक आधा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है और आफ्टर ब्रीच होने के बाद लेंडर ने लोन रिपे किया है ऑन डिमांड बेसिस पे, एंड लेंडर ने ग्रेस पीरियड भी अलाउ किया है,
अगर ये डे ग्रेस पीरियड बिफोर डिफ़ॉल्ट पीरियड से दिया होगा तो लोन का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी फॉर्म में लोन रहेगा। फॉर एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर लोन ग्रेस पीरियड अलाउ किया है लेंडर ने फॉर एग्जांपल बैंक ने ग्रेस पीरियड अलाउ किया है आफ्टर डिफ़ॉल्ट के बाद, अगर ये ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ होगा तो इसे हम करंट बोलेंगे। अगर ये ग्रेस पीरियड एग्जैक्ट 12 मंथ होगा तो इसे हम तो इसे भी हम नॉन करंट मानेंगे। अगर ये डिफर पीरियड अगर ये ग्रेस पीरियड आफ्टर डिफ़ॉल्ट के बाद मोर देन 12 मंथ होगा तो इसे हम नॉन करंट मानेंगे, ठीक है। अगर बैंक ने आफ्टर लोन ब्रीच होने के बाद लोन रिपेमेंट ऑन डिमांड की कंडीशन नहीं रखी है तो इसे हम जो लोन का ओरिजिन फॉर्म है उसी फॉर्म में हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, फॉर एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, टू बी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 2 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो फॉर अ पीरियड एंड सेकेंड है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर अ पीरियड। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन फॉर पीरियड। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, ऐसे आइटम जो कंपनी की इनडायरेक्ट इनकम है और उस इनकम पे कंपनी का कुछ कंट्रोल ही नहीं है, ऐसी फॉर एग्जांपल मतलब ऐसी आइटम जिससे कंपनी को इनकम हो रही है पर उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो अनकंट्रोलेबल इनकम है उसे हम अदर कंपेरेटिव इनकम में दिखाते हैं, ठीक है। तो अदर कंप्रहेंसिव इनकम फॉर पीरियड में क्या आता है, चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस और उसके बाद रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। उसके बाद गेन लॉस फॉर फॉरेन ऑपरेशन, गेन लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एट फेयर वैल्यू, गेन लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू। उसके बाद गेन लॉस एट हेजिंग इन्वेस्टमेंट, हेजिंग जो ट्रेडिंग में हेजिंग इन्वेस्टमेंट चलती है उसको भी हम अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या रहता है, ये एडजस्टमेंट इसमें हम एडजस्टमेंट दिखाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्विटी की, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये शेड्यूल 7 इंडिया 7 के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं हम। उसके बाद नोट्स रहता है, कंपेरेटिव मिनिमम 1 ईयर के रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ डे 1 ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल की बैलेंस शीट हम बनाते हैं। इन केस कब बनाते हैं, जब व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, या फिर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस किया है हमने करंट ईयर में, तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट भी दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर के भी दिखाते हैं और प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल वाली भी, मतलब करंट ईयर की तो दिखाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर की 31 मार्च वाली दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल वाली भी। ये 3 बैलेंस शीट को हमें दिखाना पड़ता है। और जो थर्ड वाली है उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से जनरल फीचर है, फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। एंटिटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लाई किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियाज़ के हिसाब से कंप्लाई किया है, इसे हम एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट में बताते हैं जो नोट्स में रहती है। उसके बाद कंपनी कैनॉट रेक्टिफाई द इनकरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी जस्ट बाय गिविंग डिस्क्लोजर। अगर कंपनी डिस्क्लोजर दे के ये नहीं रेक्टिफाई नहीं कर सकती कि हमने इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट की है, ठीक है। उसके बाद when there is a disagreement between company and auditor, तो इस केस में ऑडिटर तो उसकी जो उसके हिसाब से क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एज्यूम करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने इंडिया से कंप्लाई किया है। उसके बाद डिपार्चर की केस है, अगर कुछ डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियस इज परमिसेबल, पर डिपार्चर मतलब कुछ इंडियस के हिसाब कुछ चेंजेस, ये चेंजेस फॉर बहुत ही रियल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं। अगर डिपार्चर प्रोहिबिट
डिपार्चर, इन केस ऑफ डिपार्चर ये रिलेवन फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रोहिबिशन डज नॉट प्रोहिबिट हो रहा होगा तो क्या कंडीशन है, अगर प्रोहिबिट हो रहा होगा तो क्या कंडीशन है, अगर प्रोहिबिट नहीं हो रहा होगा, इट डज नॉट प्रोहिबिट फ्रॉम डिपार्चर, तो कौन कौन से डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। फर्स्ट डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं एंड इंडियस कंप्लाई हो रहा है, ऑल इंडियस कंप्लाई हो रहे हैं एक्सेप्ट जो डिपार्चर की केस है उसको छोड़ के, एंड टाइटल ऑफ इंडियस का टाइटल, नेचर, रीज़न फॉर डिपार्चर एडॉप्टेड, जो डिपार्चर अडॉप्ट क्यों किया है उसका रीज़न भी देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल इफेक्ट, उसके डिपार्चर के फाइनेंशियल इफेक्ट क्या क्या होंगे ये सब हमें देना पड़ेगा। कब, इन केस फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट डिपार्चर, अगर फ्रेमवर्क प्रोहिबिट कर रहे होंगे डिपार्चर, प्रोहिबिट कर रहे होंगे डिपार्चर को, तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि टाइटल, नेचर एंड रीज़न वाई मैनेजमेंट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, यानी उसके फाइनेंशियल क्या क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, ये मैनेजर को देना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। उसके बाद गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न से सबसे बनते हैं जब अनलेस मैनेजमेंट लिक्विडेट डिसाइड करती है कि लिक्विडेट और सीज टू ट्रेड द बिजनेस, ठीक है। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रिपेयर ऑन गोइंग कंसर्न, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग पर्सन के हिसाब से गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेसिस पे नहीं बनाए गए तो कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है अलॉन्ग विथ रीज़न। इफ अगर मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डाउट है एंटिटीज़ के गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज कर सकती है एज अ अनसर्टन, जो भी अनसर्टेनिटी है उसको मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर सकती है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़ के, बाकी के सब स्टेटमेंट हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। उसके बाद मटेरियलिटी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ओमिशन और मिस स्टेटमेंट होने पर जो इकोनॉमिक यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, उसे ऐसी इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद एंटिटी शैल प्रिपेयर सेपरेटली ईच क्लास ऑफ सिमिलर आइटम एंड डिसिमिलर आइटम, अगर ये मटेरियल होंगी तो, अगर इमटेरियल होंगी तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल बट उसमें एक कंडीशन है, अगर एक आधी इंफॉर्मेशन इमटेरियल है बट लॉ बट लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज ए मटेरियल। उसके बाद ऑफसेटिंग क्या रहता है, एसेट एंड लायबिलिटी को सेटअप करना या इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सेटअप करना अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट ऑफसेटिंग को हम एंटिटी ऑफसेटिंग नहीं कर, शैल नॉट ऑफसेट एसेट एंड लायबिलिटी इनकम एंड सेटल अनलेस लॉ बोलता है। बट इन केस इन्वेंट्री ऑन डाउटफुल डेट का अगर ऑफसेटिंग होती तो इसे हम ऑफसेटिंग नहीं मानेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी में क्या रहता है कि एंटिटी ने प्रेजेंट एंटिटी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रही है फॉर वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड अनलेस अनदर प्रेजेंटेशन इज मोर अप्रोप्रिएट और इंडियस एज पर इंडियस रिक्वायरमेंट टू चेंज, ठीक है। अगर व्हेन देयर इज अ चेंज, अगर प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन को एंटिटी चेंज कर रही है तो उसको कंपेरेटिव अमाउंट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोजर ये पॉसिबल हो रहा है तो डिस्क्लोजर में क्या आएगा, नेचर, अमाउंट एंड रीज़न फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिक्लासिफिकेशन का रीज़न देना पड़ेगा। अगर कंपेरेटिव अमाउंट ये डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज देना पड़ेगा कि रीज़न फॉर रिक्लासिफिकेशन एंड वाई कंपेरेटिव अमाउंट हम डिस्क्लोज नहीं कर, नॉट पॉसिबल टू डिस्क्लोज, इसका भी रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, एनुअली रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली रिपोर्ट होते हैं, बट एंटिटी मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 1 ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकती है, बट उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि रीज़न फॉर डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ेगा कि
कौन से रीज़न से आप लॉन्गर और शॉर्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, और एक फैक्ट देना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट है ये कंपेरेबल नहीं है, ऐसा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बाद कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है कि एटलीस्ट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से और प्रीसीडिंग पीरियड का कंपेरेटिव प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की कंपेरेटिव अमाउंट हम डिस्क्लोज करेंगे। बट इन केस कंपनी अगर रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस कर रही है तो कंपनी को तीन टाइप की बैलेंस शीट दिखानी पड़ेंगी, एक करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर 31 मार्च वाली, और प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल वाली। ये तीन टाइप की बैलेंस शीट दिखानी पड़ेंगी। और लास्ट केस है, अगर कुछ ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो रहा होगा आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो इसको हम इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी ये हम इंडियस 10 में दिखेंगे। थैंक यू।